आप लोग जिन क्लासेस को पढ़ाते हो वो फाउंडेशन स्टेज, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, वहाँ का टीचिंग स्ट्रेटजीज अलग होती है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अलग है। पहले तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हम इन बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, क्लासेस नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, फर्स्ट है और सेकंड। ठीक है ना, तो आप इन क्लासेस को पढ़ा रहे हो। पहली बात है कि टीचर को पता होना चाहिए कि मैं इनको क्यों पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए ध्यान रखो सब कि नहीं है किसी को पता कि आप क्यों पढ़ा रहे हो। आप आ रहे हो दिन की तरह, बच्चे को लिखाया पढ़ाया तो जाओ, लेकिन ये पार्ट नहीं होता। मैंने फाउंडेशन कोर्स या फाउंडेशन स्टेज जो बच्चे की है ना, उसमें मेन टीचर का जो रोल है ना वो है कि बच्चे की जो भी वीकनेसेस है उनको पहचाना जाए और उनको दूर किया जाए, और जो पोटेंशियल जो बच्चे में खासियत है उसको भी पहचाना जाए ताकि उसको और ज्यादा तराशा जाए। इनका ये फल नहीं कि स्कूल 10 बजे आते हैं, आपका काम है लेसन पढ़ाया लिखवाया और जा घर, ये टीचिंग नहीं। टीचिंग का मतलब है कि आप एज ए टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि इस बच्चे में क्या कमी है, क्या नीड है इसकी, और इस बच्चे में खूबी क्या है। पोटेंशियल्स को भी सर्च आउट करना है और वीकनेसेस को भी सर्च आउट करना है, क्योंकि बच्चा दोनों चीजें लेकर चलता है। और बच्चे में पोटेंशियल्स होते हैं, हुनर भी होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और उनमें कमियां भी होती हैं जिसको नजरअंदाज किया जाता है। तो इसलिए मैन मीटिंग का एम जो है ना वो है कि इन क्लासेस की स्ट्रेटेजीज और इन क्लासेस की टीचिंग को स्ट्रांग किया जाए, ताकि आने वाले क्लासेस में इस बच्चे में कोई भी कमी ना हो, और जब कमी नहीं होगी तो वो कभी हार नहीं मानेगा। देखो, आप इसीलिए बच्चे को पढ़ा रहे हो कि कल अपनी रियल लाइफ में कभी भी वो हार का सामना ना करे, वो ताकतवर बने, स्ट्रांग बने, ताकि वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सके। इसीलिए आप पढ़ा रहे हो। बाकी एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप डिग्रियां दे रहे हो बच्चे को, आप बच्चे को परसेंटेज दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, वो उसका कोई फायदा नहीं है स्टेज पे बच्चे को। मैन है कि अगर यहाँ पे इनकी कमियां रह गई ना, लाइफ टाइम वो कमी दूर नहीं होगी। तो इसलिए मैं देखो, इसीलिए हमने सर्वे किया, असेसमेंट किया बच्चे, जो इनके फाइनल एग्जाम थे ना वो असेसमेंट थी बच्चे की कि हमारे बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, और क्या क्या उसमें अचीवमेंट्स हैं, और क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, जिसमें हमने कितने टूल्स यूज किए। देखो ना, टूल्स हमने यूज किया। पहला हमने रीडिंग का टूल यूज किया कि क्या हमारे बच्चे को रीडिंग आती है कि नहीं आती है। एक एक बच्चे को चेक किया हमने, उसके हमने डाटा शीट डेवलप की है कि किस बच्चे की रीडिंग में प्रॉब्लम है और किसको रीडिंग आती है। ठीक है, इसको निकाला हमने। फिर हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेकआउट किया कि कौन सा बच्चा चीजें समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता है। उसके भी ऊपर बच्चे को हमने चेकआउट किया। उसके बाद हमने बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको रीजनिंग कहा जाता है, उसको चेकआउट किया कि बच्चा खुद से क्या डिसीजन ले सकता है, क्या डेवलपमेंट कर सकता है। उसके बाद हमने बच्चे की राइटिंग को भी चेकआउट किया, वन बाय वन। हर एक बच्चे को राइटिंग चेक की गई, किसको प्रॉपर्ली लिखना आता है, अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। फिर इसमें एक और चीज जोड़ी थी मैंने, स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर को चेकआउट करने की, जिसमें मैंने कहा था कि बच्चा, क्योंकि क्लास में देखो इतने बच्चे आप पढ़ा रहे होते हो, मैंने पढ़ा दिया, जरूरी नहीं कि सबको उसी वक्त समझाए, कुछ को थोड़ा लेट ऑन समझ आता है, कुछ को एट वंस समझा जाता है। तो वो भी एक पार्ट है, फास्ट लर्नर है और स्लो लर्नर है। पढ़ते दोनों हैं, लेकिन एक चीजों को बड़ा जल्दी मैनेज कर पाता है और एक थोड़ा टाइम लेता है मैनेजमेंट के लिए। तो ये सब हमने टूल्स यूज किए
जिसके बेसिस पे हमने ये डाटा बच्चे का एक एक बच्चे का हमने डाटा है ये पेपर के फॉर्म में डेवलप किया है, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका बनाने का मेन मकसद था कि मैं अपने सब बच्चों की कमजोरियों को ढूंढ पाऊं और उसका इलाज करूं, क्योंकि अगर यहाँ पे इलाज कर दिया ना तो लाइफ में बच्चा कभी भी इन चीजों में हारने वाला नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए देखो पहली ड्यूटी है आप सबकी कि आरती मैम इसका वार्ड बना के देगी। जो भी टीचर इन क्लासेस को पढ़ा रहे हैं ना, मुझे उस टीचर के पास हर एक बच्चे की पहचान होनी चाहिए। इन जनरल आप क्लास में एक ही तरीके से इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपको इसकी भी पहचान होनी चाहिए, उसकी भी पहचान होनी चाहिए, उसकी भी जितने बच्चे हैं क्लास में टीचर के थॉट्स में होनी चाहिए कि इस बच्चे में क्या कमी थी उसमें, क्योंकि सबकी कमी अलग अलग होगी, सबकी वीकनेसेस अलग अलग। तो हर एक बच्चे की पहचान हर टीचर के पास होनी चाहिए कि ये बच्चा अगर रीडिंग में बेहतर है तो शायद अंडरस्टैंडिंग में कमजोर, राइटिंग में कमजोर। तो अब आपने एज ए डॉक्टर, क्योंकि आप एज ए क्या करोगे डॉक्टर का, कि सिम्टम्स मैंने बता दिया आपको कि बच्चे में ये कमियां हैं, ये अचीवमेंट्स हैं, ये मेरा काम था, मैंने आपको दे दिया, ऑब्जर्वेशन शीट्स दे दिया आपको। अब एज ए डॉक्टर आपका काम है कि आप उन प्रॉब्लम्स का इलाज करना शुरू करें, और इसके लिए मैं टारगेट दूंगा आपको, लगभग 1 महीने का टारगेट दूंगा। 1 महीने के बाद मुझे बच्चों में वो कमियां नहीं होंगी, क्योंकि जब आपके पास पता है इसको क्या प्रॉब्लम है, इलाज करना आसान हो गया ना आपके लिए। पहले प्रॉब्लम में ढूंढना मुश्किल था, तो मैंने आपकी मदद की, मैंने इनकी प्रॉब्लम में ढूंढ के दी आपको। हर एक बच्चे के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हर एक बच्चे के अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, हर एक बच्चे के अलग अलग वीकनेसेस हैं, मैंने पहचान के दिया। देखो मैंने इसलिए हर बच्चे का एग्जाम उस इंडिविजुअल लेवल पे लिया है, और इन सब का डाटा डेवलप किया गया है, और डाटा आपको शेयर किया जाएगा हर एक टीचर को जो जिस क्लास को पढ़ाता है। आप उस बच्चे की पहचान अपने पास रखो, मैन है कि आपने उस बच्चे की पहचान अपने पास रखनी है, और अब आपने उस बच्चे का इलाज इंडिविजुअल लेवल पे वैसे वैसे करना शुरू कर देना, ताकि मेरा एक ही मानना है कि मुझे क्लास अगर 30 बच्चों की है तो 30 के 30 बच्चे मुझे एक ही लेवल पे होने चाहिए। इसलिए वीकनेस निकाली गई कि 30 बच्चे अगर क्लास में है ना तो 30 के 30 बच्चों का लेवल एक ही होना चाहिए। जब सबका इलाज एक जैसा ही होगा, सबका इलाज होगा तो नेचुरली आएगी वहां पे। फिर आप किसी को नालायक, तो किसी को एवरेज, तो किसी को गुड, और किसी को एक्सीलेंट नहीं कह सकते। मुझे सारे एक्सीलेंट चाहिए, सब बच्चे एक्सीलेंट चाहिए। उसके लिए इलाज करो आप, दवाइयों की जरूरत है तो मुझसे लो, हाँ दवाई दे सकता हूँ मैं, कि कौन सी दवाई कहाँ पे लगेगी, कौन सी कहाँ पे मेडिसिन लगेगी, वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन आपका काम है कि उनका इलाज करो, इलाज करके मुझे हर एक बच्चा क्लास में एक्सीलेंट चाहिए, मुझे पीछे नहीं चाहिए। तो इसलिए देखो आरती मैम का काम है, वो आपको दे देगी ये पूरा डाटा डेवलप करके, आप घर ले जाओ, एक एक बच्चे की पहचान याद करो कि किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम। देखिए ये टूल्स थे जहाँ पे हमने बच्चों को असेस किया। अब यहाँ से एक अच्छा डाटा डेवलप करके आया हमारे पास कि किस बच्चे की क्या जरूरत है, तो टीचर ने वो जरूरतें पूरी कर दी, ठीक है ना। कि दवाइयों का मतलब है कि किस तरीके से करनी है, तो वो मैं दूंगा आपको, मैं आइडियाज दूंगा आपको, टीचिंग मेथोडोलॉजीज दूंगा मैं आपको, कि आपने ये अगर राइटिंग सुधारनी तो उसके लिए क्या टेक्निक डेवलप करोगे, आपने रीडिंग सुधारनी है तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप करनी है, रीजनिंग बच्चे की डेवलप करनी है तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे, आपको स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर को डेवलप करना है, जैसे स्लो से आपको उनको कहां पे लाना, फास्ट लर्नर्स में, तो उनके लिए क्या टेक्निक्स आप यूज करेंगे, वो मैं आप, वही तो मेडिसिन है ना, वही मेडिसिन है जो मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन मेडिसिन तभी काम करेगा जब डॉक्टर को इंटरेस्ट होगा, जज्बा होगा कि मैं उनको हेल्प करूं, नहीं तो मेडिसिन भी कभी कभी असर नहीं करते, क्योंकि हाथ भी डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर का हाथ बड़ा अच्छा है ना, कुछ का बोलते हैं हाथ अच्छा है और कुछ का नहीं होता। हाथ अच्छा उसका होता है जिसको शौक होता है, जिसको इंटरेस्ट है कि मेरा पेशेंट तंदुरुस्त होना चाहिए, मेरा बच्चा सबसे बेहतर होना चाहिए, तो फिर उसका हाथ भी काम करेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है कि डाटा ले लो, मैम आपको डाटा प्रोवाइड करके देगी, मे बी मंडे से क्लासेस प्रॉपर्ली शुरू होंगी, तो तब तक आरती मैम जो है वो आपको पूरा हर एक इंडिविजुअल लेवल पर बच्चे का डाटा दे देंगे। हाँ आपकी मदद के लिए
मैं पेरेंट्स को भी वो डाटा शेयर करूंगा। पेरेंट्स की मीटिंग लेके पेरेंट्स को बोलेंगे हम कि आप इन चीजों में हमारी मदद करिए, क्योंकि डॉक्टर के साथ पेशेंट तभी ठीक हो सकता है जब पेशेंट के घर वाले उसको बेहतर तरीके से टाइमली दवाइयाँ खिलाएंगे। तो इसलिए वो तो स्कूल का पार्ट है कि हम पेरेंट्स को ज्वाइन करेंगे इस क्लासेस में, क्योंकि बच्चे उनके हैं तो मॉडिफाई या गर्ल तो होने चाहिए, वो उनको भी आ गया। देखो पेरेंट पैसा इसीलिए तो दे रहा है ना कि मेरा बच्चा सबसे बेहतर बने, और हम ले भी उसी चीज का रहे कि हम बोलते हैं कि हम करके देंगे। कैसे करोगे? जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप रूट लेवल तक नहीं जाएंगे, तब तक आप हर एक के बच्चे को, क्योंकि मैं इस क्लास में पे नहीं मानता हूं कि क्लास में 10 बच्चे बेहतर है और 5 बच्चे बेहतर नहीं। 5 भी उतनी फीस दे रहे हैं जितने वो 10 दे रहे हैं। इसका मतलब हमारी जिम्मेवारी 15 के 15 की कि 15 के 15 हमने दुरुस्त करने, बेहतर करने, ठीक है ना। तो देखिए ये चीजें हैं कि ये चीज पहले फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सेशन शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैंने आज आपको टाइम दिया कि सेशन स्टार्ट से अगर आप अपना तरीका एक्सपोर्ट रखेंगे, बेहतर रखेंगे, तो नेचुरली विद इन मंथ रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, आपके सब बच्चे, और आपको मजा भी आएगा पढ़ाने को फिर, क्योंकि देखिए जब क्लास में सब बच्चे एक ही लेवल के होते हैं ना, तो टीचर को बहुत मजा आता है, फिर कराई भी नहीं होती। तो इसलिए उस मजे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पहले आपको वर्क करना पड़ेगा कि मैं इन सबको एक ही लेवल पे लाऊं कैसे। उसके लिए आपको इन चीजों के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है। तो चलिए आप जैसे क्वेश्चन है कि सर हम इनको डेवलप कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। पहला है रीडिंग का पार्ट। देखिए रीडिंग है फोनेटिक्स। तो पहली बात है कि रीडिंग बच्चा खुद तो प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, खुद तो करेक्टली वो बोल ही नहीं पाएगा। आप ही सिखाते हो APPLE एप्पल होता है, तो इसलिए रीडिंग का एक्टिव रोल टीचर का है, ठीक है ना। लेकिन रीडिंग में हम क्या करते हैं, ये बुक पकड़ ली, चलो बच्चों निकालो किताब, विच पढ़िए, विच शेप, सब नहीं पढ़ते, जो आगे होंगे ना वो पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ते, ठीक है। पढ़ाना किसको है? 2-4 को कि सबको? देखो आपके लिए हेल्प की मैंने, डेस्क तो मैंने चेंज करके दिया आपको कि टीचर घूम सकता है क्लास में, पूरा रोटेट हो सकता है क्लास में, हर बच्चे तक पहुंचता है। तो इसके लिए देखो मैं बचपन में अपना अगर आपको किस्सा सुनाऊंगा, हमारे टीचर क्या करते थे, चलिए सब बच्चे बुक पे नजर रखिए, अपनी उंगली, पहले बच्चों को कंसेप्ट दे दो कि पढ़ाई जुबान से नहीं होती, पढ़ना जुबान से, आंखों से, कानों से और हाथों से इक्वली होता है। आपके हाथ भी पढ़ने चाहिए, आपके कान भी पढ़ने चाहिए, आपकी आंखें भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक चीज आपको कंसंट्रेट, दैट इज कि आपको कंसंट्रेशन करनी है। तो आपको बच्चों को, एक तो टीचर को घूमते घूमते रीड कर रहा होगा, ठीक है। और बच्चे की कंसंट्रेशन के लिए आपने बोला कि बच्चे आप अपनी उंगली उसी पॉइंट पर रखो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पे आपको परफेक्टली आप बोर्ड पढ़ के नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि विच शेप लुक्स लाइक द व्हील ऑफ अ कार, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये बड़ी क्लास के लिए। अब फर्स्ट के बच्चे को कैसे पढ़ोगे आप? वही से तो, हाँ बच्चे चल सब पढ़ो, WHICH विच, बच्चे पढ़ो, तो बच्चे को याद हो गया कि WHICH क्या होता है, विच होता है। SHAPE शेप, LOOKS लुक्स, LIKE लाइक, TH क्योंकि फोनेटिक्स LKG और UKG में पढ़ाई होती है, वावल साउंड्स पढ़ाई होती है। अब ये रेपिटेशन होता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तभी परफेक्ट होगी जब बच्चा बार बार उसकी प्रैक्टिस करे। लाइक द WHWEL व्हील, OF ऑफ, A कार, CAR कार, तो थोड़ा करके करो। तो फिर बीच में आप कंसंट्रेशन चेक करने के लिए उंगली रख रही ना आप, तो चलिए आप
लास्ट वाला बच्चा जो है वो आपको उठी, यही सेंटेंस पढ़िए जो मैंने आपको पढ़ाया। चलिए आप वो वाले बच्चा उठा, आप वही सेंटेंस पढ़िए। मैं भी बोलता हूं आप एक ही दिन में 10 लाइनें करो परफेक्टली। अगर आप 2 लाइनें में एक दिन में बच्चे को पढ़ना सिखाते हो ना छोटी क्लासेस में, वो उसके लिए बहुत ज्यादा है। और हर दिन 2 करोगे तो अगर 180 दिन है आपके पास तो कितने सेंटेंसेस हो गए? तो फर्स्ट में अगर इतने सेंटेंसेस बच्चा पढ़ता तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा। कोई जल्दी नहीं है आपको। मैं बोलता हूं कि आप स्लो चलो लेकिन परफेक्शन की तरफ चलो। स्लोली स्लोली चलो लेकिन हर एक बच्चे को परफेक्ट डेवलप करो, ठीक है ना? तो रीडिंग का क्लियर हुआ ना आपको कि बच्चे को रीड करवाना है इस क्लास में। आप रीडिंग के बिना छोड़ नहीं सकते बच्चे को। हो गया क्लियर? नहीं ज्यादा पढ़ो, 2 ही लाइनें रखो। आज घर से आप प्रिपेयर करके आइए कि आज मैंने फर्स्ट को 2 ही लाइनें पढ़ानी है, लेकिन 2 लाइनें में ऐसे पढ़ाऊंगा कि क्लास में सर आके किसी भी बच्चे को पूछेंगे तो उसको वो पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है ना? फिर आप 2 लाइन को मतलब भी तो समझा सकते हो कि बड़ा हो गया बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है, तो उस तरीके से बच्चे को आपको रीडिंग। और यहाँ पे पिक एंड चूज नहीं करना, यहाँ पे कोशिश करनी कि हर एक बच्चे से आप रिस्पॉन्सेज दें। जब आप एक दिन हर एक बच्चे से रिस्पॉन्स लेंगे ना तो दूसरे दिन उसको लगेगा कि मुझे अटेंटिव रहना पड़ेगा क्लास में, नहीं तो मैम मुझे खड़ा करेगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैम ने क्या पढ़ाया। तो वो अटेंटिवनेस के लिए आपको ये चीजें करनी है, रीडिंग करवानी है बच्चे को। दूसरा था इसमें कौन सा पार्ट था? लर्निंग। देखिए मोस्टली टीचर के पास कंसेप्ट होता है लर्निंग का, जाके याद कर, उसको रट्टा बोलते, उसको रट्टा बोलते हैं। लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना? लर्निंग कैसे होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग के साथ। और टीचर के पास हुनर होता है कि वो क्लास में ही लर्न करवा सकता है। और क्लास की जो लर्निंग है ना वो लाइफ टाइम नहीं होती। जो घर में बच्चा डर के मारे याद करता है ना कि कल मैम ने टेस्ट लेना है, पीटेगी या कुछ भी एक्सेट्रा, तो वो बच्चा सिर्फ बचने के लिए पढ़ता है। और बचने वाला पढ़ने वाला जो भी कंटेस्ट होता है वो लंबी देर तक नहीं चलता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे के लिए टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिसे अगर हम बोलेंगे ना कि टीचिंग इज एवरीबॉडी कप ऑफ टी, हर एक आदमी का नहीं, कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक डेमो के लिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप स्टूडेंट हो, मैं आपको मोशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मोशन, ठीक है? आपके नया सब्जेक्ट है मोशन, ठीक है? कैसे प्रोड्यूस करूंगी? क्योंकि मुझे ध्यान रखना है कि मेरी क्लास के बाद बच्चे को याद रखना चाहिए, बच्चे को वो याद रखना चाहिए, ठीक है? तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपको चैप्टर कि देखिए बच्चे, इन एवरी डे लाइफ आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को चलते हुए देखते हो या कुछ चीजें रुकी हुई होती है, ठीक है? जैसे मुझे देखो, आप क्या कर रहे हो? चल रहा हूं ना, गाड़ियों में, क्योंकि बच्चों को देखो इस स्टेज में गाड़ियों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, उसी देखो गाड़ियां देखो चलती रहती है, ठीक है? हर एक चीज आगे पीछे मूव कर रही है, चेंज हो रही है। तो देखिए इसके लिए आपको पहले 2 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? एक चीज होती है पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब होता है आप कहां हो। मैं कहां हूं बच्चों की? सर आप बोर्ड के आगे। कहां पे हूं? बोर्ड के आगे हूं ना। तो मेरी पोजीशन जो है वो मेरी सराउंडिंग से ली गई है मेरी सराउंडिंग से, कि मेरी पोजीशन अभी कहां पे है? बोर्ड के पास। क्या किया आपने? आप मेरी पोजीशन कहां पे है? डाइस के पास। तो आपकी सर पोजीशन चेंज हुई। क्या चेंज हुआ? पोजीशन चेंज हो गई कि पहले आप यहां थे और पहले। दूसरी बात, आप बच्चे कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो तभी हम उस बॉडी को मोशन में लेंगे। अगर वो अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के मुताबिक चेंज करती है तो हम उसको किस में लेंगे?
अगर वो अपनी जगह पे है, अगर वो अपनी जगह पे है तो वो रेस्ट में, वो कहाँ पे है? क्योंकि वो पोजीशन चेंज ही नहीं कर पा रहा। जैसे एग्जांपल दे दो स्कूल कि नर्सरी में पढ़ा आपने तो स्कूल यहीं भी, आज 9th में हो गए तो स्कूल कहाँ पे है? क्या स्कूल ने अपनी पोजीशन चेंज की? इसका मतलब स्कूल स्टेशनरी, ठीक है ना? तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के मुताबिक तब्दील करेगी तभी आप उस बॉडी को किसमें कहेंगे, नहीं तो वो बॉडी मोशन में नहीं है। तो बच्चा फिर सोचता है अच्छा सर ये जब हम खेलते हैं या कोई भी एवरीडे लाइफ के एग्जांपल तो आप उनको लेके समझा सकते हैं। तो आप सिंपल आप मुझे याद करवाना बच्चे को कि सिंपल है बच्चे कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, then the body is said to be in motion. हो गया यार? हुआ यार? मतलब विद एग्जांपल्स पहले समझा हुआ यार? अब क्लास में याद हो गया, ठीक है ना? तो विद एग्जांपल रेफरेंसेस ले लो, एग्जांपल ले लो ताकि बच्चे को लर्न क्लास में हो जाए। हाँ, लेकिन ना देखो एक चीज है ना, ठीक है आप देते हो या, लेकिन आपके पास उसका शेड्यूल बना नहीं होता है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं कि स्पोर्ट मैनेजमेंट कैसे आती है प्री लर्निंग से, कि टीचर क्लास में जाने से पहले खुद अपने आप को प्रिपेयर करे तब जाके वो क्लास में। अगर आप अनप्रिपेयर्ड हो ना कि उठ के आगे क्लास में वो आप अपना भी वक्त जाया कर रहे हो और उस बच्चे का वक्त जाया कर रहे हो। तो आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए कि कल मैंने इनको लिविंग थिंग्स पढ़ानी है। सपोज अभी आपके फर्स्ट सेकंड में यही टॉपिक्स है, लिविंग थिंग्स पढ़ानी है, तो कैसे पढ़ोगे? सर एग्जांपल दे रही है जैसे कि हम भी हैं, देखो आपको हाँ हम तो वहीं पे लिंकिंग है नॉन लिंकिंग हाँ नहीं है, सिंपल है कि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, ऐसे हमें है ना? उसकी इंटरेस्ट क्रिएट करके कि कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ कि सिचुएशनल कोई एग्जाम्पल सेटअप कर दो ना, तो उसी सिचुएशन के बेसिस पे आप उसको क्लास को इंट्रोड्यूस करो। क्योंकि देखो आपकी मैक्सिमम क्राइसिस रहती है कि बच्चे क्लास में शोर करते हैं, तो शोर बच्चे की प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको क्लियर करूं। बच्चे शोर कर रहे हैं इसका मतलब टीचर एक्टिव नहीं, बच्चे अगर शोर कर रहे हैं तो इसका मतलब टीचर की प्रॉब्लम है। आप बच्चे को डांट नहीं सकते, शोर पे तो क्लास में बच्चे को डांट ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि नेचुरली अभी मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, मैं ही कुछ सोचूंगा तो आपने गप्पे मारना शुरू कर देना, मैं ही थोड़ा ढीला पड़ जाऊंगा, अपनी सोच में पड़ जाऊंगा, मोबाइल देखूंगा, आगे पीछे चलूंगा, तो नेचुरली आप लोगों ने क्या करना है, बात ही करना, क्योंकि आप वेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है ना कि अगर मैं ही ढीला पड़ जाऊं यहां पे तो आप लोगों ने क्या करना है, बातें करोगे या कोई बात याद करोगे, क्योंकि आपको लगा स्पेयर टाइम। सिमिलरली क्लास में भी बच्चे, फिर मैं बोलूंगा आपका दोष है, फिर मैं बनता हूं टीचर, उठो पर क्यों बात कर रहा है ना, यही करता हूं लोगों, गलती मेरी, सजा किसको, बच्चे। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं चीजें, आपके सामने एक्टिव हूं, तो नेचुरली बच्चा भी एक्टिव होगा, बच्चा भी टोटली कंसंट्रेट करता टीचर पे। तो सब मतलब है कि मैं आगे पीछे गया या मैं ढीला पड़ा तो बच्चे ढीले पड़ेंगे। इस किश्ती का ड्राइवर मैं हूं, मेरे हाथ में है कि मैं किश्ती को कैसे आगे चलाऊं। अगर ड्राइवरी ही ढीला है तो नेचुरली किश्ती भी ढीली। तो इसलिए कोई भी टीचर ना शोर शराबे पे क्लास में बच्चे को डांटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर अगर आप चाहते हो डांटना तो अंदर से अपने आप को डांटो, कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई जिस कारण से क्लास में बच्चा डिस्टर्ब हो। अगर मैं एक्टिव हूं ना तो बच्चा कभी भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखो 40 मिनट दे रहा हूं मैं आपको क्लास में, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी टीचर वहां पे इनएक्टिव, सुस्त, मीन्स की अपना कुछ सोचे। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैंने हर टीचर को वैकेंट दिया, हर एक कोशिश की वैकेंट करके स्कूल में 10 से 4 बजे तक हर एक टीचर को 2-2
पीरियड्स फ्री मिलते हैं ना, एक आपका वैकेंट है, एक आपका लंच ब्रेक है, तो 2 पीरियड्स इसीलिए दिए हैं मैंने कि अगर मेरा टीचर क्लास में तंग होता है तो वो वहां पे आके आराम करे। लेकिन क्लास में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्लास में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्टिवनेस इसीलिए कि आप सुपीरियर बनो। नहीं तो मैं ढीला हूं ना, तो बच्चे भी अंदर अंदर से कोई बात नहीं कर रहे होते। बच्चे पता क्या बोलते हैं, अच्छा इस मैडम ये मैडम इतना ही याद करके आई थी तो इसने इतना ही पढ़ाया था, अब इसको भूल गया, अब बैठे। हम भी बच्चे थे, हम भी यही, जब हम पढ़ते थे ना, कभी टीचर कुछ मूड में ही आ जाए ना, देखो बच्चे होते, मैं अब अपने बचपन की आपको बात सुनो, हम पढ़ते थे ना, कभी टीचर कभी मूड में आ जाए क्लास में, ऐसे पीछे बैठता बोलते ये पक्का बीवी से लड़ के आया। बेशक उसको क्या परेशानी हो बेचारे को, लेकिन बच्चे थे, हमें उतनी सोच ही नहीं थी। हम क्या पीछे बैठ के गप्पे मार रहे, पक्का ये आदमी अपनी बीवी से या तो मार खा के आया है या तो लड़ के आया है, तभी इसका मुंह पका हुआ है। तो मतलब है कोई भी गम है, कोई भी परेशानी है, ये दरवाजे से बाहर, दरवाजे के अंदर फ्रेशनेस होनी चाहिए। टीचर अपनी क्लास को एंजॉय करना चाहिए। परेशानी बाहर की थी, इन बच्चों ने तो परेशान नहीं किया था, अब बाहर की परेशानी से इन बच्चों को प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करेगा। तो इसलिए एवर एनर्जाइजिंग होना चाहिए टीचर, एनर्जीफुल होना चाहिए। जब आप एनर्जीफुल हो ना, तो गारंटीड है बच्चा भी एनर्जीफुल रहेगा। जब मैं सोऊंगा क्लास में, तो नेचुरली बच्चा भी क्लास में सोए। तो इसलिए उन चीजों का ध्यान रखना, जब भी आप क्लास में आए तो एक्टिवनेस, बिल्कुल राइट एक्टिवनेस, क्योंकि मैं तो दे रहा हूं आपको 2-2 पीरियड रेस्ट के लिए दे रहा हूं आपको, है ना, 2 पीरियड, और वो भी हमने इंटरवल्स में दिए, है ना, इंटरवल्स में कि टीचर देखो ब्रेक इंटरवल में, तो ब्रेक ड्यूटी सबकी तो एक दिन लगेगी नहीं। तो इसलिए क्लासरूम का टेम्परामेंट हाई होना चाहिए, जिससे हर एक बच्चे को आपकी वैल्यूज, और दूसरा है कि इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस आपके बच्चे पे होनी चाहिए, कि मेरे बच्चे को लगना चाहिए कि मेरे टीचर के जितना लाइक इस दुनिया में है ही नहीं, मेरे टीचर का जैसा कोई टीचर है ही नहीं। जब उसको ये लगेगा ना, तो वो आपसे सीखेगा। अगर बच्चे की नजरिए में टीचर इंफीरियर हो गया एक बार, फिर आप चावन तारे तोड़। अगर बच्चे के जहन में एक बार टीचर की वैल्यू डाउन हो गई ना, फिर आप चावन तारे तोड़ दो, कुछ भी कर लो, बच्चा आपका नहीं सुनेगा। बच्चा आपसे सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको अब एक बात लग गई कि मेरे टीचर को नहीं आता है, मेरे टीचर को पता ही नहीं चलता है, तो वो बच्चा क्यों सुनेगा आपसे। तो इसका मतलब है स्पीड तो डेवलपमेंट करनी है आपको क्लास में। और स्पीड कैसे आएगी, स्पीड ड्रा धमका देना, डंडा हाथ में रख के बैठो चुप, वैसे नहीं। स्पीड आती वैल्यूज, कि जब बच्चे को लगे कि ये टीचर तो मुझे माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, जब बच्चे को लगे कि इस टीचर को तो इस दुनिया का सब नॉलेज इसी के पास है, जब टीचर को लगे कि मेरा अच्छा बुरा सब कुछ मेरा टीचर सोच रहा है, तो नेचुरली वो आपकी सुनेगा। इसलिए आपको उन चीजों के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, रीडिंग का पार्ट हो गया, लर्निंग का भी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक बैकबोन है एजुकेशन की, कि सिचुएशनली बच्चे को तैयार करना है कि वो सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो उसके लिए देखो आज की बुक्स जो होती है ना, उसमें बहुत चीजें दी होती है। जैसे कि आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। बहुत से टीचर का ये होता है कि सर मैंने पढ़ा लिया, मेरे पास फ्री टाइम था, तभी मैं बैठा चुपचाप, यही होता था कि सर मैंने तो पढ़ा दिया, तो फिर मैं देख रहा था आप बेल हो तो बैठे नहीं। तो अपने लेक्चर को इन्हीं चीजों में डिवाइड करो ना आप, कि मैंने आज क्लास में रीडिंग भी करवानी है, लर्निंग भी करवानी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी करवानी है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी जोर देना है, फोकस के ऊपर भी जोर देना है, और स्लो लर्नर्स को भी एक्टिव लर्नर्स में तब्दील करना है। तो जब मेरा पीरियड हो गया, तो मैं एज ए टीचर, तो मेरे पास तो नॉलेज का भंडार होना चाहिए, कि सपोज मैं लिविंग थिंग्स ही पढ़ा था, आज क्लास में पढ़ाया मैंने, मेरे पास टाइम वेकेट हुआ बचा है, तो मैं उसी में से बच्चों को सोचने में मजबूर कर सकता हूँ
कि बताओ अगर एक जानवर पत्थर से टकरा जाए तो चोट किसको आएगी? सोच रहे बच्चे हैं? हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। देखो, सोचो, बच्चे को सोचने पे मजबूर करो कि क्या पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना? और उस पॉसिबिलिटी को बच्चों से निचोड़ने की कोशिश करिए, हर एक बच्चे से, हर एक बच्चे को इन्वॉल्व करिए, ठीक है ना? तो खेलो बच्चों के साथ, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। आप बच्चे के साथ खेल रहे हो लेकिन जिसका बच्चे को फायदा हो रहा है, तो ये चीजों के लिए आपको वर्क करना है। तो मैंने कि देखिए, इन चीजों पे वर्क करके अगर आप एक प्रॉपर्ली प्री प्लान्ड प्लानर के साथ आते हो, आपकी क्लास एनर्जेटिक रहेगी। अगर आप सुबह उठ के सीधा क्लास में आएंगे तो उसका आपका भी वक्त जाया हो रहा है, बच्चे का भी वक्त जाया हो रहा है। ना आपको उसका कोई बेनिफिट है, ना बच्चों में जगह मिलती जाएगी, है ना? तो इसलिए आपको उस चीज को प्लान करके सुबह आना है, 5-5 ही पीरियड से आपको, ठीक है ना? तो हर एक पीरियड के लिए आपको पहले से प्लान करके आना है कि मुझे क्लास में देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक टीचर होता है, फ्रॉम नर्सरी टू 3rd 4th तक आप ही पढ़ा रहे हो, ठीक है? बार बार रेपिटेशन हो रही क्लास में आपकी, ठीक है? अब जब बच्चा 2nd से 3rd चढ़ता है ना, तो बच्चा फ्रेश हो जाता है। कैसे फ्रेश होता है? न्यू डायमेंशंस, नई किताबें, नई क्लास, तो बच्चे में बड़ी एनर्जी होती है। फिर से वो उसी टीचर को फेस करता है। तो टीचर को भी अपने आप को एनर्जाइज करना है। इट मींस हर दिन बच्चे को लगना चाहिए आज नया टीचर आया। बच्चे को क्लास में क्या लगना चाहिए कि आज तो नया टीचर आया। इसका मतलब आप हर डे की तरह ही हर दिन नहीं चल सकते। मतलब है कि जैसे आपने कल या परसों पढ़ाया था क्लास में, उसी तरीके से चल निकाल काफी, अब वो बच्चों को रख गया। तो आप भी इनोवेशन करिए, आप भी अपने आप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करिए, ताकि बच्चे को लगना चाहिए मैं 3rd में हूं, मेरे टीचर में भी तब्दीली होगी, वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, है ना? तो इसलिए इन चीजों पे थोड़ा सा वर्क करना आपको। तो मैंने देखिए टीचिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है टीचर को। अब मैंने जो दवाइयों की बात की थी ना, तो मैं एज ए प्रिंसिपल आपको टीचिंग स्ट्रेटेजीज हेल्प कर सकता हूं कि जहां पे आपको पता ना चले, तो मैं आपने को मेरी एक पॉलिसी रही है स्टार्टिंग से, मैं 100% कोशिश कर रहा हूं सिखाने की, कि मैं टीचर को ब्लेम नहीं करता। पहले देखो, आपको मेरे साथ मैंने कभी टीचर को ब्लेम नहीं किया है। मैंने हर वक्त कोशिश की कि मैं आपको ट्रेन करूं, आपको मॉडिफाई करूं, ताकि आप बेहतर करो, ठीक है? लेकिन आप में भी वो होना चाहिए कि हमें सीखना है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो आपको क्या होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मुझे, मैं सीखूं, मैं बेहतर बनूं। अब जिसमें नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? देखिए, मैं आपको क्लियर बोलता हूं पॉलिसीज, चाहे मुझे घर का है या बाहर का है, कोई भी टीचर है या मेरे रिलेशन में है या कोई भी है, स्कूल में सब इक्वल है, ठीक है? मैं क्लियर करूं, मैं टीचर की फीडबैक बच्चे से लेता हूं, मैं पेरेंट्स का नहीं सुनता। पेरेंट्स कोई किसी को कोई शिकायत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं पेरेंट्स की बात लेता हूं, लेकिन मैं उसके ऊपर एक्ट नहीं करता, ठीक है ना? क्योंकि पेरेंट्स के पास एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होती बच्चे की, लेकिन मैं बच्चे को ऑब्जर्व करता हूं, मैं बच्चों से फीडबैक लेता हूं। अगर मेरे बच्चे को टीचर पसंद नहीं है, मैं नहीं रख सकता। कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, अगर उन बच्चों को ही आप क्लास में पसंद नहीं हो, तो मैं नहीं रखता, क्योंकि जबरदस्ती उन बच्चों का वक्त जाया कैसे करवा सकता हूं, ठीक है ना? इसलिए आपको ना पेरेंट्स को खुश करना है, ना सोसाइटी। आपके पास है बच्चा, आप बच्चे के लिए रात दिन काम करो। कभी पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए काम नहीं करो कि पेरेंट खुश होना चाहिए, पेरेंट्स को खुश करो, नहीं। आप उस बच्चे को खुश करिए अपनी टीचिंग टेक्निक से, अपनी अफेक्शन से, अपनी केयर से। आप उसके लिए काम करो,
मैं भी बोलता हूँ आप मेरे घर के लिए काम नहीं करता, ना तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे काम में कोई हेल्प करो। आपका एक ही मुद्दा है कि आपको स्टूडेंट्स के अराउंड घूमना है, रात दिन आपको उन बच्चों के लिए सोचना है, ठीक है ना? क्योंकि देखो मैं आपको क्लियर करूं, क्योंकि टीचर को रहता है कि हमें कैसे असेस किया जाता है। मैं आपको क्लियर करूं, मैं ना टीचर से सुनता हूं दूसरे टीचर की बात। कभी होता है ना कि वो टीचर ये करता, वो टीचर वो करता, मैं नहीं सुनता। मैं पेरेंट्स भी बोलते, मैं पेरेंट्स का भी नहीं लेता सीरियसली, लेकिन मैं बच्चे का सीरियसली लेता हूं, क्योंकि जिसके लिए मैंने आपको स्कूल में लाया, ना तो मेरे पेरेंट्स के लिए लाया है, ना मैंने दूसरे टीचर के लिए लाया। मैंने लाया किसके लिए? पहले तो बच्चों के लिए। तो अगर मेरा बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। अगर मेरे बच्चे को तकलीफ है तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, फिर मैं ना आपका वक्त जाया कर सकता हूं, ना मैं उस बच्चे का वक्त जाया कर सकता हूं। तो इसलिए उसको बेहतर करने के लिए मैं हेल्प करूंगा, उसको ट्रेन करने के लिए मैं हेल्प करूंगा। इसीलिए आज हमने टाइम सेशन दिया कि हर एक टीचर, क्योंकि अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर को आज ही याद क्यों पड़ा, क्योंकि आज ही मौका, क्लासेस शुरू होने से पहले टीचर को फ्रॉम द फर्स्ट डे अपने आप को शो करना है, आपको बेहतर तरीके से उनको। हाँ, आप बोलते हैं तनख्वाहें कैसे बढ़ती है, तनख्वाहें भी बच्चों से बढ़ती है। टीचर की एनकरेजमेंट भी किससे दी जाती है? बच्चे से, बच्चों से फीडबैक दी जाती है। जब मेरा बच्चा सेटिस्फाई है ना, तो फिर मुझे जेब से भी देना पड़ेगा आपको, एक्सेस में भी देना पड़े आपको, मुझे कोई गम नहीं। मुझे अपना घाटा करके अगर आपको देना पड़े, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा अगर सेटिस्फाई है ना तो मैं कुछ भी करूंगा। तो इसलिए आपको किसी को और को नहीं देखना है स्कूल में, आपको सिर्फ जिस बच्चे के लिए हो, आप उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? तो देखिए, मैंने कि वक्त ज्यादा ना हम ले, असेसमेंट लिया गया बच्चे का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमने सर्वे किया बच्चों का, क्योंकि मुझे रिसर्च करके लगा कि जो रूट लेवल पे प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए मैंने एक एक बच्चे का असेस करवाया टीचर से, एक एक बच्चे की तकलीफ मैंने सॉर्ट आउट की, तो वो मैं अब आपको देने वाला हूं। आप पहचानो, हर एक बच्चे की नीड अलग अलग है, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग है, आप पहचानो, और उस पहचानने के बाद ही अपनी क्लास प्रिपरेशन करो कि कल मैं फर्स्ट में जाऊंगी, मुझे सब बच्चों को मद्देनजर रख के हर एक बच्चे के लिए कैसे काम करना है, मुझे हर एक, क्योंकि टीचर की एफिशिएंसी 4-5 बच्चों पे नहीं है। पोजीशन आई 4-5 की तो हम नहीं बोलेंगे हम बहुत लाइक हैं, क्योंकि टीचर पूरी क्लास के लिए थे। टीचर को पोजीशन का भी अगर हक लेना है ना, फिर उस कमजोर बच्चे का भी हक लेना पड़ेगा कि उसी टीचर की क्लास में कुछ बच्चे पोजीशन ले रहे हैं और कुछ बच्चे पीछे, तो पीछे का भी एक्सेप्टेंस आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए टीचर का काम है हर एक बच्चे को आगे दिखाना, हर एक बच्चे को फॉरवर्ड लाना, ताकि हर एक बच्चा बेहतर बने, ठीक है? तो डाटा आपको दिया जाएगा, आप डाटा के मुताबिक अपनी क्लासेस की जो भी, हाँ, के मुताबिक जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज है, आप बैठिए। मैं तो बोलूं मैं बेकार ही हूं, तो आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको रीडिंग को कैसे डेवलप करना है, आपको क्लास का माहौल कैसे डेवलप करना है, हर एक बच्चे के लिए कैसे काम करना है। मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं आऊंगा किसी के पास, ठीक है ना? जहां पे आपको लगता है कि नहीं सर हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, यहाँ पे हम कैसे, तो मुझे लगेगा ना, मुझे भी एनर्जी आएगी कि ये जो टीचर्स है वो मेरे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हो तो मैं कैसे सोच सकता हूँ। मैं आपको हर मौके पे, हर पॉइंट पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप जज्बा लेके आइए, क्योंकि मैंने इस बार टारगेट लिया है। मुझे वीकनेस के बोर्ड से बड़ी नफरत है कि ये कमजोर, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्लास में 25-30 बच्चे हैं ना, मैंने टारगेट लिया है कि मैं 75% तक काम कर गया हूं, कि 75% बच्चे एक्सीडेंसी पे। अब आपको उस 25% के बच्चे के लिए वर्क करना है और उनको भी एक्सीडेंसी पे लाना है। तो उसके लिए आप काम को ढूंढो बच्चे। देखो मैंने ढूंढ के दिया आपको, आपका आधा काम तो मैंने करके दिया आपको, मैंने ढूंढ के दिया हर एक बच्चे की प्रॉब्लम्स।
अब आप टारगेट ले लो कि विद इन डेज हम पूरी क्लास को एक लेवल पे लाएं। जब लाओगे ना तो मुझे फीडबैक देना कितना मजा आएगा पढ़ाने को क्लास में। फिर कोई बच्चा ट्राई नहीं करेगा क्लास में, और उनको जज्बा दे दो, बच्चों को जज्बा दे दो कि नहीं, हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो गेम पीरियड्स है। जैसे टीचर्स को वैकेंट है, बच्चे को फ्री टाइम है, तो मैं तो नहीं चाहूंगा क्लास में बच्चा खेले। क्लास में टू द पॉइंट अपने सब्जेक्ट, टीचर और अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। तो कोशिश करिए कि छोटे बच्चे को लर्निंग स्कूल में ही होगी। ये याद करने, कल याद करके आना वो बड़े बच्चों के लिए होता है, क्योंकि वो समझदार होते हैं, उनको पता है कि आज हमें ये पढ़ाया गया है और उसको हमने कल तैयार करके लाना। तो आप छोटे बच्चों की लर्निंग भी स्कूल में ही डेवलप करिए, क्योंकि देखिए पेरेंट एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर पेरेंट एक्सपर्ट होता ना तो हम क्या करते हैं? पेरेंट को आस है कि हम अपने बच्चे को टीचर के पास भेज रहे हैं और टीचर हमारे बच्चे को बेहतर करके देंगे, और उनकी नजर में आप एक्सपर्ट। तो अपनी एक्सपर्टाइज जो भी आपकी क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करके उनको शो करें कि हम एक्सपर्ट हैं, हम अपने काम में कोई कमी नहीं रखते। तो एक इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरा, लास्ट ऑफ क्लोजिंग, ये क्लियर हुआ आपको ऑब्जर्वेशंस का? लास्ट का है कि क्लास में ना बोर्ड यूज करने का मैं आपको, देखिए मैंने इस बार क्या सोचा कि मेरे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड की मैडम को 4 मार्कर गिफ्ट करूं। लाइन, ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्लैक। आप बच्चे को थोड़ा कलरफुल बोर्ड दीजिए, वो भी एक क्राइटेरिया है बच्चे को फोकस करवाने। देखो जैसे अभी मैंने आपके सामने लाल और नीले से लिखा, कितना अच्छा लगा, लगा फोकस भी हुआ। करिए, मैं देखता हूं मैंने आप ही लोगों के लाए 4 पेन यूज करिए आप। डायग्राम में होती कहीं पे, और इन छोटे बच्चों को क्वेश्चन और आंसर का भी पता नहीं चलता है, इसलिए टीचर क्वेश्चन लिखेगा, व्हाट इज योर नेम, लिख लिया, किससे लिखा? रेड पेन से। बच्चे को कुछ चीजें सिखाने के लिए आपको डिलीवरी काफी। अब एक्स वाई जेड कैसा लगा? अब डिफरेंशिएट हुआ बच्चे के क्वेश्चन और आंसर, और बच्चे को पता चला कि वो अलग चीज होती है और ये अलग चीज। तो करिए यूज, करो आप यूज। कहीं भी फिगर बनानी है आपको, फूल ही बनाना है, बच्चों को कलर्स बताने की जरूरत नहीं। फोकस हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है बच्चे को। तो इन चीजों के लिए आप यूज करिए। देखिए ये भी मैंने सब रिसर्च करके ये चीजें लाई हैं कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें जो बच्चे को हेल्प करती है लर्निंग के लिए। तो आप करिए इसके लिए। देखो ना, इसके लिए तो हम पेरेंट्स से फीस लेते हैं, उन्हीं के लिए लगाओ। कलर्स लाए, ये मार्कर लाए, मैंने इनकी इंके लेके आए हम। तो करो, बच्चे को थोड़ा अपलिफ्ट करिए, बच्चे को उसकी हैंड राइटिंग को डेवलप करिए, क्योंकि देखो राइटिंग पैटर्न्स होते हैं। और मैं आपको मैं काफी देखता हूँ ना, टीचर यही चीज देखिए, पढ़ना आ रहा, ये तो आप कॉलेज वालों के लिए पढ़ा रहे हो, ये तो डॉक्टर लैंग्वेज हो गई ना, तो वो फिर हमें दवाई वाले के पास ही जाना पड़ेगा, काफी चेक करवाने कि बच्चे को क्या लिखे। कोशिश करिए, हाँ कोशिश नहीं करनी है, करना है कि छोटे बच्चे को बोर्ड यूज कर रहे हो आप या कॉपी पे कोई भी चीज लिख रहे हो, बिल्कुल उनकी बुक की तरह लिखो। बुक में कोई जोड़ के लिए चीजें, हर एक लेटर अलग अलग। जैसे क्वेश्चन 1 WHAT WHAT IS is YOUR
आर यूअर NAME। अब हर एक लेटर बच्चे को अलग अलग लग रहा है। तो आप बोलते हैं पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि सर मेरे बच्चे ने गलती लिखा था तो टीचर ने तो गलती भी आप ही की थी, क्योंकि पीछे बैठा हुआ बच्चा वो RVA की समझ रहा है तो करेगा गलती। लेकिन जब आपका एक लेटर अलग है तो बच्चे को, क्योंकि बचपन में तो पहले उसने यही तो सीखा ना, ABCD है ना, और एप्पल APPLE अलग अलग बुक पे दिया है। तो आपकी राइटिंग भी हर लेटर अलग अलग होना चाहिए, चाहे आप पेन से कॉपी पे लिखो या बोर्ड पे लिखो, क्योंकि बच्चा पीछे से नजर नहीं आता। अब देखो ये भी बच्चे को पता नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा सर, क्योंकि क्या सीखा, ये तो आपने सीखा है अपनी पूरी लाइफ में। अब आप अंदाजा लगाते हो सर ये ANS लिखा है, आंसर लिखा है, ठीक है ना। अब उस बच्चे को तो सिखाया नहीं आपने। तो ये देखता हूं मैं, तो टीचर को इन चीजों का ध्यान रखना है। हर एक लेटर माई नेम इज XYZ। अब आ रहा मतलब सबको इस चीज को देखना आपको, ठीक है ना। तो बच्चों को डिफरेंशिएट करना है कि ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, और आपको क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा बोर्ड पे और आंसर भी बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी के साथ बच्चे को बोलो कि बच्चे आज इतना ही काम है, इसको क्लोज करें, इसको क्लोज करें। क्योंकि देखिए हैंड राइटिंग बच्चे की 12th इसी स्टेज पे की जाएगी, क्योंकि आगे आपके बच्चे को एक आदत लग जाती है। आप सुधारो तरफ की पूरी हैंड राइटिंग, बताइए। सुधार सुधरी, क्योंकि आपको आदत है बचपन से। तो इनका बचपन भी वैसे ही डेवलप करो ना कि ताकि इनको एक अच्छी चीज की आदत बने, अच्छी हैंडराइटिंग पैटर्न्स की आदत बने, ताकि बच्चा बेहतर अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करे। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की कॉपीज बेहतर होनी चाहिए, बच्चा फाड़ना नहीं चाहिए, वो गुड वैल्यूज सिखाओ बच्चे को, ठीक है। बच्चे को वो वैल्यूज दे दो कि अपनी कॉपी संभाल के रखनी है, बुक्स ना फाड़े बच्चे, कॉपीज को जाया ना करें, पेजेस फाड़ते बच्चे, तो उसके लिए भी आप चेकआउट करो कि पेजेस ना फाड़े बच्चे, कॉपी खराब ना करें बच्चे, क्योंकि वो बैड मैनर्स आते हैं। ये नहीं है कि पेरेंट्स नहीं दे सकता है, पेरेंट्स क्यों नहीं दे सकता है, जो बच्चे पढ़ा रहा है वो दे सकता है, लेकिन आप उनको फाड़ना और कॉपी जाया करना तो वो बैड मैनर्स नहीं सिखा सकते। उनको ये वैल्यूज दो कि ये हर एक लाइन, हर एक पेज सीखने के लिए, जाया करने के लिए नहीं। तो उन चीजों पे थोड़ा सा बच्चे को फोकस करिए। तो दूसरा है कि जहां पे पता नहीं चलता है आप डिस्कस करिए। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगी कि इन क्लास को मुझे, मैंने टारगेट लिया है कि मुझे नर्सरी टू सेकंड में कमियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको यहाँ पे वर्क कर पाऊंगा ना, फिर मुझे ज्यादा आगे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यहाँ से बच्चा उसी ट्रैक पे चलना शुरू कर देगा, उसको कौन सी प्रॉब्लम रहने आएगी, वो तो ब्राइट से ब्राइटेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नर्सरी टू सेकंड हर एक लोग बड़े लीनियंट क्लासेस देते हैं। पेरेंट्स को पूछो तो पेरेंट्स भी सर अभी छोटा ही यही बोलते हैं, टीचर भी या नहीं सर। मैं रिगार्ड करता हूं आपको कि बड़े बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा टफ है छोटे बच्चों को, क्योंकि वहां पे उनकी बनावट होती है, वो बने हुए होते हैं। आप बनावट कर रहे हो बच्चे की, वो तो 9th 10th या 11th 12th में बन के आया होता है। वहां पे टीचर को कह रहे हो, उसको पूरा पता कॉपी पे कैसे लिखना है, वहां पे पूरा पता है कि कॉपी को कैसे रखना है आपको, उसको अल्फाबेट्स सब आते हैं, उसको राइटिंग प्रैक्टिस होती है, वो तो कर लेते हैं। तो इसलिए देखिए मैंने इस बार ये टारगेट लिया है कि आप लोग हेल्प करो, प्रूव करो। मैं इस बार बड़ी क्लासेस की सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, आप लोगों की, आप लोगों की मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन मुझे प्रूव करके दो, मैं ऐसे नहीं बढ़ाऊंगा। कि टारगेट है कि इस बार नर्सरी टू सेकंड क्लासेस में कोई भी कमी ना हो, और मैं दिन रात उन्हीं को चेक करने वाला हूं कि आप टारगेट लेके चलो। थोड़ा उनको लगे कि हमारी मैडम बदल गई, नहीं तो बच्चा बोर होता बार बार उसी मैडम को देख देख के, झेल रहा होता है। तो थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई करो, थोड़ा चेंज करो, और उन बच्चों के लिए एक मॉडल डेवलप करो अपने आप को, ताकि बच्चा बोले कि देखो मुझे सबसे अच्छा सुनना है,
कि बच्चा बोले कि मेरी मैडम का जैसा इस दुनिया में है ही नहीं, तो उसके मॉडल तो बनना पड़ेगा बच्चे के लिए, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल सिंसियरिटी और इंटरेस्ट अपने प्रोफेशन के लिए, ताकि ना आपको किसी को दिखाना है अपना काम, किसी को आपने ये सोचना है कि ये बच्चा मेरे पास था, कल इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी वीकनेसेस नहीं रहनी चाहिए। हर एक बच्चे के लिए काम करो। हम 2-4 से फीसें नहीं लेते, पूरी क्लास से फीस ली जाती है, और पूरी क्लास की फीस एज सैलरी आपको दी जाती है ना। फिर 2-4 को आप कैसे कर सकते हो? पूरी क्लास के लिए काम करना है, हर एक बच्चे के लिए काम करना है, और यहाँ पे कोई पहचान नहीं होनी चाहिए बच्चे की। क्लास में कभी भी पहचान ना दो कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये कौन है, कुछ नहीं ना, क्योंकि क्या पता जब वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट करेगा, हम हो ना हो, लेकिन सब ऊपर वाले को मानने वाले, वो तो देखेगा कि किस आदमी ने ईमानदारी से इन बच्चों के ऊपर वर्क किया, क्योंकि प्रोफेशन लिया है। एज ए टीचर तो प्रोफेशन है ना, तो बात है ईमानदारी की, कि हमसे कोई बच्चे पे कमी ना हो, तो इसके लिए वर्क करता है। उसके देखो मैंने इसीलिए रूट लेवल पे जाके ये चीज की इस बार, कि तब तक इलाज नहीं हो सकता जब तक प्रॉब्लम्स का पता ना हो। तो मैंने प्रॉब्लम 3 निकाल दिया, 3 ना, इसीलिए असेसमेंट दिया गया था इनका, एक अलग तरीके से असेसमेंट दिया गया इनका। तो अब पेरेंट्स को भी कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, लेकिन मैंने कहा ना, हमने बच्चे के लिए काम करना है, हमने बच्चे के लिए काम करना है। आपके पास डाटा है, आपके पास बच्चा है, आप उसके ऊपर वर्क करिए। तो आरती मैम की ड्यूटी है कि आरती मैम ये डाटा मंडे तक तैयार करेगी, ठीक है ना, हर एक बच्चे का, और हर एक बच्चे की पहचान हर एक टीचर को दे देंगे कि इस बच्चे में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और मंडे से लग जाओ हर एक टीचर उन बच्चों की तकलीफों को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो आपको रिजल्ट्स आप ही के पास आएंगे विद इन डेज आपके हर बच्चा रीड कर पाएगा, हर बच्चा राइटिंग पैटर्न सीखेगा, हर बच्चा रीजनिंग के ऊपर वर्क कर जाएगा, हर बच्चा लर्निंग परफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो चीजें बच्चे को गर्व करना, ठीक है। तो बस यही था मुझे कि देखिए इन बच्चों के ऊपर थोड़ा सीरियसली लेना, कि सोसाइटी में इन बच्चों को सीरियस नहीं लिया जाता है, और बाद में रोते हैं ना लोग, बड़ी क्लास में जब ये बच्चे पहुंचते हैं। लेकिन मेन सीरियस लेने वाली क्लास यही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने देखो कितना अच्छा कंसेप्ट दिया है, फाउंडेशन स्टेज, कि एक फाउंडेशन जैसे घर की नींव रखी जाती है ना, तो पढ़ाई की नींव यहीं पर रखी जाती है, कि आगे आपका बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, तो वो फाउंडेशन। इसलिए देखिए ना, इसका मतलब बड़ी रिसर्च की होगी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, कितना बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, कि फाउंडेशन स्टेज है, नींव है। इस नींव को घर बनाने के लिए अगर नींव स्ट्रांग है ना, तो आपका घर भी स्ट्रांग। और नींव ही आपने लालच कर दिया, नींव पे ही कुछ कमियां रख दी, तो घर का कोई भरोसा नहीं। वही एजुकेशन की नींव, फाउंडेशन स्टेज है। अगर आप इनको बेहतर कर पाए, आपको बच्चा डूबने वाला नहीं। थैंक यू।